Hello all, welcome to Prajaspa Foundation. I am Dr. Mohammad Zia and this is our NCERT series. आज हम जो हमने पिछला जहाँ डिसकंटिन्यू किया था, आज हम उसी की शुरुआत उसी से आगे बढ़ेंगे। और अब हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में हर जगह काम आएगा, हर जगह उसका अपना इम्पोर्टेंस है। ये इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री में नहीं है, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में भी इसका प्रेजेंस दिखेगा। यहीं से आपको इसके आर्ट एंड कल्चर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और इसका इम्पोर्टेंस आपको दिखेगा, हो सकता है मतलब इफ़ यू आर लकी इनफ आपको इसका इम्पोर्टेंस दिखेगा ऐसे के पेपर में। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ ना आए, डायरेक्टली ना आए, लेकिन यहाँ जो हम फिलॉसफी पढ़ेंगे वो आपको हेल्प करेगी ऐसे के पेपर में। सो द टॉपिक फॉर द डे इज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। अब जहाँ हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा सेशन था, हमने ख़त्म किया था कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य पे लाके कहानी छोड़ी थी और मैंने आपसे कहा था वहाँ से एक थ्रेड पकड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कुछ हो रहा था। अगर आप लेटर वैदिक एज और उसके बाद जो महाजनपद और जो मगध का जो स्टार्टिंग का दौर था उसको अगर आप देखें तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी रिलीजन के सेंस में। रिलीजन जो एज ए फ़िलासफ़ी आम इंसान समझना चाह रहा था वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कास्ट रिडन थी। और जब भी कोई इतना ज़्यादा जो है सप्रेशन आने लगता है किसी भी चीज़ में, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है तो ये ह्यूमन नेचर है दैट वी आर गोइंग टू सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। हम ढूंढते हैं, हम टीवी आया, टीवी ने बहुत अच्छा किया टीवी में, लेकिन जब देखा कि पास में जाकर चैनल घुमा घुमा के बदलना है तो हम रिमोट ले आए। फिर कुछ लोगों को रिमोट से भी लगा कि नहीं और आसानी होनी चाहिए, तो जो है वो क्या करता है, वो उसने कहा वॉइस कमांड आ गया। सो थिंग्स विल गो ऑन। अब आई डोंट नो नेक्स्ट होगा कि आप सोचोगे और चैनल चेंज हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस में हैपन इन फ्यूचर, वी डोंट नो। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ह्यूमन it's a human nature to search whenever the things are becoming difficult, whenever the things are becoming rigid. It is a human nature that we are going to search for easiness. और एक ऑल्टरनेटिव, एक आसान, एक कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढना ये हर कोई चाहता है। तो अगर हम लेटर वैदिक एज के बाद और मगध की शुरुआत तक, जब तक 16 महाजनपद जो है वो एक मगध नहीं बचता है, तब तक की अगर हम शुरुआत देखें तो हम ये देखते हैं कि जो समाज है, जो रिलीजन है, बहुत ज़्यादा रिजिड था। और वो बहुत रिजिड से ज़्यादा, उस रिजिड होना अपने आप में कोई गलत नहीं था, लेकिन वो बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे पा रहा था। वो जो रिलीजन था वो बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका वो कहना चाहिए कि जवाब नहीं दे पा रहा था वो रिलीजन। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव्स जनरेट हुए, ऑल्टरनेटिव जिन्होंने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की। एंड दैट इज़ व्हाट जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इज़ ऑल अबाउट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जैनिज़्म क्या है, क्या उसका पूरी रिलीजियस फिलॉसफी है, क्या उसकी हिस्ट्री है। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिज़्म की हम रिलीजियस फिलॉसफी और सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिस्टिंक्शंस हैं। सो बट बिफोर दैट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस कि क्यों ऐसा हुआ। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। बट इफ़ यू विल सी दैट इन द लेटर वैदिक पीरियड जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइसेस थे, जो ब्राह्मणिकल अप्रोच थी या जो वैदिक अप्रोच थी, लेटर वैदिक अप्रोच थी, दोज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, दोज कॉम्प्लेक्स सेक्रीफाइसेस, दे वर नॉट समथिंग विच वॉज एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल। दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज एक्सेप्टेबल टू कॉमन मैन। क्यों? बिकॉज दिस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स वर टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया एक्सक्यूज मी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि किस तरीके से मतलब राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड टिल डेथ 16 संस्कार होते थे और जो है सारे संस्कार ऑब्वियसली दे वर वेरी मच कॉस्टली। एंड जो मंत्रा थे उनका जो ट्रांसलेशन था और जो सुपरस्टिशंस प्रिवेल करने लगे उसके बाद, दैट स्टार्टेड टू कन्फ्यूज द पीपल। दैट सुपरस्टिशन इट स्टार्टेड टू कन्फ्यूज द पीपल। हमने पढ़ा कि जो उपनिषद्स हैं वो फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन था किसका, वेदास का। वो फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन था जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो दार्शनिक जो अपना व्यू दिया वो उसके बारे में था, फिलॉसफिकल था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, वो इतना ज़्यादा फिलॉसफिकल हो गया, वो इतना ज़्यादा दार्शनिक हो गया कि जो आम आदमी है
जो आम आदमी है, जो अपने जीवन के कॉमन क्वेश्चंस का आंसर रिलीजन में ढूंढ रहा होता है, दे वर अनएबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज हैं, स्पेशली जो उपनिषद से आ रही थी, इट वॉज टू मच, दिस फिलोसफीज वर टू मच कॉम्प्लेक्स कि आम आदमी इसको समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए सिंपल, शॉर्टकट हर किसी को चाहिए, इजी ज़िंदगी सबको चाहिए। तो ये आम आदमी जो है ये ढूंढ रहा था दैट वी नीड समथिंग विच इज़ सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल वे टू अचीव सैल्वेशन। और मोक्ष प्राप्ति के लिए बोले ये नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑल्टरनेटिव होगा जो आसान होगा, कोई ना कोई एक ऐसा ऑल्टरनेटिव होगा जो इन चीज़ों से परे होगा, ईजी होगा, छोटा होगा, जिसमें इतने रिचुअलिस्टिक नहीं, जितने रिचुअल्स नहीं है, जितना सैक्रिफाइस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे के लिए क्या हुआ, वो आम आदमी जो है वो इन चीज़ों को सर्च करने लगा। और वो क्या सर्च करने लगा? वो सर्च करने लगा एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो उस ज़बान में हो, वो उस लैंग्वेज में हो जो उन्हें आती हो, जो उनको ईजीली समझ में आ जाए। मैंने जितना भी कई बार मैंने इस चीज़ को कहा है कि जो दुनिया में जितने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनली, चाहे वो हिंदुज़म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे जूडाइज़म में हो, बुद्धिज़्म में हो, जैनिज़्म में हो, सिखिज़म में हो, और भी जो दुनिया के दीगर मज़हब हैं, उनमें जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, उसका ट्रांसलेशन इजी वे में कर दिया जाए, लिबरल ट्रांसलेशन किया जाए या लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए। और एक और वजह है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का कि आप हर वो और ये ट्रांसलेशन का या जो इंटरप्रिटेशन है, इसका क्वेश्चन क्यों आता है? इसका क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जो रिलीजियस टेक्स्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड का जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वो रिलीजियस टेक्स्ट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, बारिंग अ फ्यू प्लेसेस, बारिंग अ फ्यू रिलीजन्स। मोस्टली आप देखो, आप हिंदुइज्म में देखो, जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत आम आदमी की ज़बान नहीं है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में पाली और प्राकृत में लिखा हुआ है, आम आदमी की ज़बान नहीं है। इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में इस्लाम को देखें तो इस्लाम का रिलीजियस टेक्स्ट अरबिक में लिखा है, वो इधर की ज़बान नहीं है। और जितना रिलीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट इधर होता है और कहीं नहीं होता। सिखिज़म में आप देखेंगे तो सिखिज़म बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी अपने रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर और अपने रिलीजन जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है, क्योंकि गुरबानी जो है वो उसी ज़बान में है, अभी गुरुमुखी में ही है। वो मोर और लेस समझ में आ जाती है उन लोगों की, कॉमन मैन के समझ में आती है कि हमारा रिलीजन क्या कह रहा है। तो दो प्रॉब्लम हो गई। पहले प्रॉब्लम क्या हुई कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो उस लैंग्वेज में नहीं है जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है, और दूसरा जिनको रिलीजियस लैंग्वेज आती है, जिनको उस रिलीजियस टेक्स्ट को, जो उस रिलीजियस टेक्स्ट को समझ सकते हैं, वो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या हम इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करें या हम इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करें। लिटरल इंटरप्रिटेशन मीन जैसा लिखा है वैसा मान लो, अभी हम आगे चल के इधर भी देखेंगे। लिबरल इंटरप्रिटेशन मीन्स कि नहीं, हम बदलते वक्त के साथ उसमें थोड़ा सा एक सेंस ऑफ लिबर्टी डाल दें कि ठीक है, उस वक्त के हिसाब से ये रिजिडिटी ठीक थी, लेकिन अभी के हिसाब से हम उसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो दिस बिकेम वन ऑफ द रीज़न। एंड दिस, ये जो जितना वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, ये जितना कुछ क्रिएट हो रहा था, कहाँ? बिकॉज ऑफ द वैदिक कल्चर, बिकॉज ऑफ द रिजिड, सुपरस्टिशियस एंड रिचुअलिस्टिक मोड्स एंड वेज ऑफ वैदिक कल्चर। इन सब का जवाब, इन सब की ज़रूरत को किसने फुलफिल किया? इन सब की ज़रूरत को फुलफिल किया जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने। इन सब की नीड को किसने फुलफिल किया? जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ जैनिज़्म। और जैनिज़्म की जो फाउंडर है वर्धमान महावीर, ही लिव्ड फ्रॉम 539 टू 467 BCE। ध्यान रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहाँ से होती है? वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन। When we talk about the origin of this religion, so there were 24 great teachers, तीर्थंकर जिसे कहा गया, last of whom was वर्धमान महावीर। last of whom was वर्धमान महावीर, वो उसमें आखिर थे। और ये जो तीर्थंकर थे, ये जो 24 तीर्थंकर थे, ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में ही
सारा ज्ञान जो है वो अचीव कर लिया था। और क्या अचीव कर लिया था? सारा ज्ञान, सारा मोक्ष प्राप्त कर लिया था, और वो उसको लोगों को सिखा रहे थे, वो लोगों में उसे फैला रहे थे। उन्होंने वो सारा ज्ञान अचीव करने के बाद अपने पास ही उसे लिमिट नहीं किया। और ये एक अच्छे टीचर की जो है ना, अच्छे टीचर की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि वो ज्ञान कभी भी बचा के नहीं रखता, वो ज्ञान हमेशा बांट देता है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु, इसीलिए इन्हें ग्रेट टीचर कहा गया कि इन्होंने वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान अचीव किया, इन्होंने वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोक्ष अचीव किया, और उसके बाद उसे अपने आप तक नहीं रखा, उसे लोगों में बांट दिया। इसलिए इन्हें कहा गया तीर्थंकर, इसलिए इन्हें कहा गया द ग्रेट टीचर्स। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। अब यहीं पे इस वर्ड का हम आगे चल के इसका और डिटेल मीनिंग देखेंगे। जैन वर्ड जो है वो ओरिजिन करता है जिना और जैना से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, जिसने सब कुछ जीत लिया हो। क्या जीत लिया? जिसने अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी इच्छाओं पे जो है विजय प्राप्त की हो, जिसने ज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की हो, उसे कहा जाता है जैन। अगर हम फाउंडर ऑफ जैनिज्म की बात करें, अगेन 539 to 467 BC, ये मैंने आपको डेट बताई, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपन्स हियर, वर्धमान महावीर जो थे उनको आखिर तीर्थंकर, ही वॉज द 24th तीर्थंकर उन्हें कहा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था कुंदन ग्राम में। इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंदन ग्राम नियर वैशाली। ओके, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, दैट हिज पेरेंट्स वर क्षत्रियज ऑफ ओरिजिन। इनके माता पिता कौन थे? क्षत्रिय थे, मतलब वो राज परिवार से आते थे। इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे सिद्धार्थ, हु वाज द हेड ऑफ द ज्ञानत्रिका क्लैन। ही वाज द हेड ऑफ द ज्ञानत्रिका क्लैन। और यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन पता चलेगा, जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि उनकी जो माता थी त्रिशाला, उनकी माता जो थी वो त्रिशाला कौन थी? वो त्रिशाला थी लिच्छवी चीफ चेतका की बहन। उनकी माता कौन थी? वो लिच्छवी चीफ चेतका जो था उनकी बहन थी। और चेतका की जो डॉटर है, उसकी जो बेटी है, उसकी जो पुत्री है, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? उसका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। तो आप ये समझिए कि इसको मैं अगर सिंपल उसमें कहूँ कि वर्धमान महावीर की जो माता जी थी वो बिंबिसार की बीवी की बुआ थी। अब आपको समझ में आया? ओके, ब्लड रिलेशंस सीसैट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद उनका विवाह जो है वो यशोदा के साथ हुआ, और उनकी पुत्री थी अन्नोजा और प्रियदर्शना। अलग अलग डिस्क्रिप्शन आता है हिस्ट्री में, दिस वी हैव टू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मात्र 30 साल की आयु में, in a very young age of 30 years, obviously 30 years is a young age, so at a age of 30 years उन्होंने सारा जो भी माया था, या जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था, जो दुनियाई जीवन था, उसे त्याग किया और वो सत्य की खोज में जो है वो चले गए। एंड ही ऑब्जर्व सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। वो जो है समाधि की जो है स्थिति में उन्होंने समाधि, उसको आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दैट, बट समाधि इज़ द करेक्ट वर्ड आई थिंक। और 13 साल के बाद, लगभग 13 साल के बाद जो उन्हें प्राप्त हुआ, मतलब 13 साल उन्होंने साधना की, वो एक जगह बैठे रहे, उन्होंने साधना की, एंड ही अचीव द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड द कैवल्य ज्ञान। और ये कहाँ हुआ? जिम्भिका ग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ? ये हुआ जिम्भिका ग्राम में, एंड दिस इज एट द एज ऑफ 42। और इसीलिए इसे कहा गया कैवल्य। कैवल्य का मतलब वो है, जब कैवल्य का डिस्क्रिप्शन आएगा जैनिज्म में, तो आप वहाँ देखोगे ये क्या है। ये वो ज्ञान है जो महावीर जैन ने आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, 13 ईयर्स ऑफ पेनेंस जो उन्होंने प्राप्त किया। और इसीलिए इसके बाद उन्होंने क्या कहा जाने लगा? महावीर जिना जितेंद्र, वन हु हैज कॉन्कर्ड। जिना मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। जिना किसे कहा गया? वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेंसेस। उसके अलावा और नाम दिए गए, निग्रंथ,
निग्रांथा मीन्स वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स एंड केवलिन, कैवल्य से कैवलिन, ओके। एंड अगले 30 साल तक जो है वो इस ज्ञान को जो है सिखाते रहे, वो इस ज्ञान को लोगों में बांटते रहे, और उसके बाद जो है 72 साल की आयु में, इन द एज ऑफ 72 ईयर्स, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट पावा नियर राजगृह, वहीं मगध के आसपास। इसलिए मगध जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि वर्धमान महावीर का जीवन कैसा था, उनके जीवन के जो मुख्य जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मुख्य बिंदु हैं, वो हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐसे कॉजेस थे, क्या ऐसी वजह थी जिससे कि जैनिज़्म को, पर्टिकुलरली जैनिज़्म को जो है इतना वो उसका राइज हुआ, वो इतना ज़्यादा फैला। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैदिक रिलीजन हैड बिकम हाईली रिचुअलिस्टिक। हमने देखा कि किस तरीके से मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है जीवन वैदिक रिलीजन में या वैदिक कल्चर में जीवन जो है सिर्फ अनुष्ठानों के और रिचुअल्स के और सेक्रीफाइसेस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, ये आपको ध्यान रखना है, दैट जैनिज़्म वॉज टॉट इन पाली एंड प्राकृत, जो संस्कृत से आसान थी, एंड इट वॉज मोर, आसान से ज़्यादा इट वॉज मोर एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप वर्ण व्यवस्था देखोगे तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो ज्ञान है या जो नॉलेज है उस पर जो उच्च वर्ण है उसका एकाधिकार था। देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स ओवर नॉलेज, हेंस they never allowed Sanskrit to become the language of the common man, because of so that their monopoly over knowledge, their monopoly over religion could remain as it is. That's why संस्कृत कभी भी जो है एक्सेसिबल नहीं था किसके लिए? आम आदमी के लिए। तो जब रिलीजन को समझने की बात आती थी, रिलीजन पे सवाल करने की बात आती थी, तो there was no answer with the common man. They have to depend upon these people. देन तो पहली चीज हुई कि रिचुअल से, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा कि जैनिज्म ने कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली डिनाई नहीं किया। पहली चीज, जैनिज्म ने ये किया कि जो भी उस ज्ञान को, जो भी उस रिलीजन को सीखना चाह रहा था उसको वेलकम किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। जातियों के बंधन से, वर्णों के बंधन से परे उन्होंने इन सभी लोगों को जो है ये ज्ञान सिखाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ना सिस्टम ने क्या किया कि जो एक समाज के अंदर एक रिजिडिटी ले आया। वर्ना सिस्टम का इम्पैक्ट क्या पड़ा कि समाज के अंदर क्या आ गई? समाज के अंदर एक रिजिडिटी आ गई, समाज के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक हैवी डिस्टिंक्शन आ गया बिटवीन द कास्ट, एंड दैट डिस्टिंक्शन वॉज रिजिड। बट स्पेशली किसके लिए? जो निम्न वर्ण में जो लोग आ रहे थे उनके लिए, और उनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा मिजरेबल था, देयर लाइफ वॉज मिजरेबल। बट व्हाट हैपेंड दैट जैनिज्म ऑफर्ड देम अ ऑनरेबल प्लेस। जैनिज्म ने जो है उन्हें एक समाज में एक सम्मानजनक स्थिति, एक सम्मान वाला स्थान जो है वो प्रदान किया, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे किस तरफ? जैनिज्म की तरफ। अब क्या हुआ? जैनिज्म, अब इनिशियली हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है, मतलब महावीर के जीवन के दौरान और उनकी मृत्यु के भी 200 साल बाद तक, जो जैनिज्म है वो कहाँ तक था? वो मगध में था, वो नॉर्थ इंडिया में था। लेकिन महावीर जैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद गंगा वैली में भयानक सूखा पड़ा, मतलब लिटरली भयानक वाला सूखा पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, एक द लास्ट आचार्य ऑफ द अनडिवाइडेड जैन संघ, बहुत इम्पॉर्टेंट इनका पोजीशन है जैनिज्म में, क्योंकि इन्हीं के बाद जो है हम, इनके बाद जो है जैनिज्म में हम सेक्टेरियन डिवीजन देखते हैं। तो जो यूनिफाइड जैनिज्म है उसमें ये आखिर आचार्य थे। और ये क्या होता है? ये चंद्रगुप्त, क्योंकि यहाँ तो अकाल पड़ जाता, तो ये लोग साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? साउथ की तरफ चले जाते हैं, स्पेशली कर्नाटका की तरफ। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसके बाद से
इसके बाद से जैनिज़्म जो है वो साउथ इंडिया में भी उसका फैलाव, उसका जो स्प्रेड है वो साउथ इंडिया में भी हो जाता है। तो इस तरीके से जैनिज़्म किस तरीके से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और कैसे वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ फैला, ये हमने देखा इस पार्ट में। दैट इज़ द कॉज ऑफ द राइज, द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज़्म, द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज़्म। मूविंग ऑन, टीचिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और ये इंपॉर्टेंट है ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हो सकता है आपको ऐसे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े और आप इन चीज़ों से यूज़ करके यू कैन क्रिएट अ गुड एसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, महावीरा रिजेक्टेड द वैदिक प्रिंसिपल्स। तो यही एक मेन कारण भी था कि क्यों जैनिज़्म जो है वो हिंदुज़म से थोड़ा सा डेविएट हुआ, हिंदुज़म से थोड़ा सा अलग हुआ। सो दिस वाज वन रीज़न। He did not believe in God's existence, and according to him the universe is a product of natural phenomena of cause and effect. उन्होंने कहा कि गॉड का एग्जिस्टेंस और ये सारी बातें जो हैं ये गलत है। Everything is nature. What he said that everything is nature, and when we are saying everything is nature, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है, जो कुछ भी इस प्रकृति में हो रहा है, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट अ कॉज एंड इट्स अ फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई चीज़ है उसका प्रभाव है और कोई चीज़ है तो उसका कोई कारण है। बिना कारण के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सो ये उन्होंने कहा दैट नेचुरल फिनोमेना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज एवरीथिंग। ही रिजेक्टेड दैट आइडियोलॉजी। देन ही बिलीव्ड इन कर्मा। वो कर्म की बात करते थे और वो कहते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। बाद में साइंस ने क्या कहा? Energy can neither be created nor destroyed, it only change forms. It only can be transformed, it only can be converted from one form to another. और वही चीज़ को बहुत पहले जब साइंस ने ये कहा, उससे भी बहुत पहले जो है ये चीज़ उन्होंने कही कि बॉडी dies but the soul does not, because soul is what? एनर्जी। तो यही तो कह रहा था, साइंस भी बाद में आके यही कहता है that energy can neither be created nor destroyed, it only changes from one form to another। और वही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल की वो बात कर रहे थे। और किसी को भी, उनका ये मानना था कि किसी को भी पनिशमेंट देना है या उसको रिवॉर्ड देना है, ये उसके जन्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ये उसके कर्म पे डिपेंडेंट है। ये उसके जन्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये उसके कर्म पे डिपेंडेंट है, पहली चीज़। फिर ऑब्वियसली, और इस चीज़ को देखिए, दुनिया में जितने मज़हब हैं और जितने मज़हब हुए हैं वो सब एक ही चीज़ सिखाते हैं। वो सिखाते हैं नॉन वायलेंस, वो सिखाते हैं ऑस्टेरिटी, वो कहते हैं सादा जीवन जिए, वो कहते हैं कि इंसान को जो है शो ऑफ नहीं करना चाहिए, इंसान को जो है अपने से कमज़ोर की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज टीचिंग, एंड द सेम वाज टॉट व्हेन जैनिज़्म टॉक्ड अबाउट ऑस्टेरिटी एंड नॉन वायलेंस। ओके, बट देयर वाज वन कॉन्ट्राडिक्शन। वो इक्वालिटी की तो बात करते थे और वो दूसरे कास्ट के लोगों को भी, या जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, जो निम्न वर्ण हैं, उनके लोगों को भी अपने उसमें अपने रिलीजन की बातें बताते थे, उनको सिखाते थे और उनको अपने रिलीजन में एडमिट करते थे। लेकिन इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को मानते थे, उसे रिजेक्ट नहीं करते थे। वो कास्ट सिस्टम को मानते थे और उसे रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि जबकि बुद्धिज़्म ऐसा नहीं था। बुद्धिज़्म में हम आगे चल के देखेंगे कि वो क्या करेगा, वो कास्टिज़्म को कम्प्लीटली डिनाइल मोड पे आ जाएंगे कि कास्टिज़्म होता ही नहीं है। ये कहते थे कास्ट सिस्टम होता है, बट उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसान जो है वो अच्छा या बुरा अपने कर्मों से होता है, उसके कास्ट का, उसके जन्म का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। उसका जो भी इंसान अच्छा है वो या बुरा है, वो अपने कर्मों की वजह से अच्छा या बुरा है। सो दिस इज़ एसेटिसिज्म, आम जीवन, सादा जीवन जीना जो है वो उन्होंने कहा। सेल्फ मॉडिफिकेशन की बात की और स्टारवेशन की बात की, एंड सो ऑन। नाउ देयर आर टू एलिमेंट्स उनका दुनिया में जो है ना, वो दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या हैं? एक है जीव, दूसरा है आत्मा। जीव जो है वो कॉन्शियस है, आत्मा जो है वो अनकॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस भी नहीं, सुपर कॉन्शियस है। और ये चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी? आप इन चीज़ों में, या ये जो सैल्वेशन की बात कर रहे हैं या जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, आपको कैसे मिलेगा?
राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अगर आप इन चीज़ों पे चलोगे तो ये जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस का जो डिफरेंस है ये आप समझ पाओगे, ये अच्छे बुरे का डिफरेंस आप समझ पाओगे, ये किस तरीके से कर्म और जन्म का जो डिफरेंस है वो आप समझ पाओगे, आप आत्मा और जीव का डिफरेंस समझ पाओगे। कब? जब आप इस चीज़ के ऊपर चलोगे, दैट इज राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। उसके अलावा 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। द 5 डॉक्ट्रिन, सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग। इसलिए हम जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग जैन जो लोग होते हैं उनको आप देखोगे वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं जो नहीं खाते हैं, वो शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो क्यों? उनको ये है कि ऐसा ना हो शाम के बाद कीड़े परिंदे आ जाते। तो लिविंग बीइंग मतलब किसी भी तरीके का लिविंग बीइंग, नॉन इंजुरी टू अ लिविंग बीइंग। सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई। खैर ये तो दुनिया का हर रिलीजन जो है यही सिखा रहा है, दैट इज सत्य। अस्तेय, अस्तेय मीन्स डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि, अब इसका मतलब ये नहीं कि सामान नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही अपने पास रखिए, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं कही। और ब्रह्मचार्य, यू ऑल नो ब्रह्मचार्य इज नो ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंस, मतलब अपने आप पे संयम रखना है, ब्रह्मचार्य का जीवन गुजारना। ये 5 ऐसी चीज़ें थी जो बेसिक बनी किसका? जैनिज्म का। ये 5 चीज़ें क्या बनी? बेसिक बनी जैनिज्म का। अब मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो अब झगड़ा तो होना था, देखिए इसको ऐसा समझिए कि कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, वो रिलीजन एक बल्ब की तरह है, वो एक सोर्स ऑफ लाइट है। उस लाइट को आप ज्ञान कह लीजिए, उसको आप जीवन जीने का तरीका कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आप कहीं पे एक टॉर्च लगाइए, और जैसे जैसे मनुष्य जो है वो उस सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाता है, जैसे जैसे इंसान जो है समय में, तो आपके पास एक बल्ब लगा है, आपको जब आप बल्ब के पास है तो आपके पास रोशनी अच्छी है, लेकिन आप बल्ब से जो है उसी बल्ब से आप 500 मीटर दूर चले जाएंगे तो हो सकता है आपको बल्ब दिख रहा हो, लेकिन उसकी रोशनी शायद आप तक ना पहुँचे, फेड आउट होने लगती हैं चीज़ें, जो है वो फेड आउट होने लगती हैं। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, अब आप इसी ज्ञान को ऐसे समझिए कि ये जो बल्ब का मैंने आपको दिया, जो कि विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, सूरज है, सूरज सोर्स ऑफ लाइट है। अब सूरज पे जो है मर्क्यूरी पे ज़्यादा रोशनी है, अर्थ पे उससे कम है, और वो प्लूटो पे चले जाओगे तो शायद ही मिल रहा होगा कुछ। बस ही इंसान, जब रिलीजन की हम बात करते हैं तो जहाँ रिलीजन ओरिजिन हुआ, जहाँ पे उस रिलीजन का ओरिजिन है, चाहे महावीर जैन हो, गौतम बुद्धा हो, वेदास हो, उसके बाद आप चाहे आप प्रॉफिट मोहम्मद को ले लीजिए, आप जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, आप गुरु नानक देव जी को ले लीजिए, जैसे जैसे समय में लोग उस सोर्स ऑफ लाइट में आगे बढ़ते जाते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ दैट रिलीजन डिमिनिशेस। अब वेदास को हो चुके हैं करीब करीब 3-3.5 हज़ार साल, तो बहुत दूर आ गए। इसलिए आप देखिए कि आम जीवन से बहुत सारी ऐसी वैदिक प्रैक्टिसेस हैं जो कम मोर और लेस डिमिनिश हो चुकी हैं। आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, तो अब क्रिश्चियनिटी क्योंकि अब 2000 साल हो चुके हैं तो वो और ज़्यादा जो है डिफ्रेंशिएट हो चुका है, वो और ज़्यादा जो है वो हो चुका है। आप इस्लाम को देख लीजिए, तो इस्लाम को करीब 1450 साल हो चुके हैं फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ लाइट। आगे बढ़ते जा रहा है, इम्पैक्ट कम होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा चीज़ें डिमिनिश होना शुरू हो जाती हैं। आप सिखिज़म को देखिए, तो अभी वो इस टाइम स्केल में सबसे पास है अपने सोर्स ऑफ लाइट के, तो अभी भी सिखिज़म में मुझे लगता है कि जो गुरु नानक देव जी ने सिखाया था, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ज़िंदा हैं, क्योंकि अभी वो सोर्स ऑफ लाइट से ज़्यादा दूर नहीं गए, वो भी सोर्स ऑफ लाइट के 500 साल 550 साल ही दूर हैं। ओके, ऐसा ही यहाँ भी हुआ हर रिलीजन में होगा। और वो जो जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट से दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे उस सोर्स ऑफ लाइट से आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि क्या हम
जो रिलीजन है लोग उसमें अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करने लगते हैं, अमेंडमेंट करने लगते हैं। और वहीं पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि वहीं पे जो डिफरेंस है अबाउट द लिटरल एज वेल एज द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट, वहाँ पे आ जाता है। ऐसे ही हुआ जैनिज्म में भी, जब हम सेक्टेरियन डिवीजन की बात करते हैं, जब हम सेक्ट और स्कूल की बात करते हैं जैनिज्म में। कैसे? हमको पता है कि जैनिज्म में दो मेजर सेक्टेरियन डिवीजन है, वन इज दिगंबर, अनदर इज श्वेतांबर। दिस ऑल वी नो दिस। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है वहाँ पे जब भद्रबाहु जब मगध में जो है वो सूखा पड़ता है, मगध में जो है अकाल पड़ता है गंगा वैली में, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं। 12 साल तक ये ग्रुप जो है वो साउथ इंडिया की तरफ रहता है। 12 साल तक क्या होता है, ये ग्रुप साउथ इंडिया की तरफ रहता है। और जब ये ग्रुप, और उतने पूरे समय तक क्या होता है, ये लोग जो हैं, ये जो साउथ इंडिया की तरफ जो ग्रुप गया था, ये अपने आप को जो फंडामेंटल टीचिंग्स हैं, किसकी, जो फंडामेंटल टीचिंग्स हैं जैनिज्म की, उससे बिल्कुल उस पर स्टिक ऑन रहता है। अगर मैं कहूँ सिंपल, तो वो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन की जो लिखा है हम बस उसे ही मानेंगे, उसके इधर उधर नहीं जाएंगे। दे स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस। लेकिन कुछ लोग जो मगध में रह जाते हैं, सारे लोग नहीं जाते हैं, जो लोग मगध में रह जाते हैं वो थोड़ा सा एक सिंपल सा एक लिबरल एटीट्यूड जो है वो ऑप्ट करते हैं, एंड दे ऑप्ट अ मोर लिबरल एटीट्यूड एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स। जैनिज्म प्रमोट न्यूडिटी, मतलब वो कहता है कि इंसान जिस फॉर्म में आया है वो उसी में रहे। इसलिए हम जो दिगंबर मुनि हैं उनको देखेंगे कि वो वस्त्र धारण नहीं करते। महिलाएं जो है वो अनस्टिच्ड वाइट क्लोथ्स जो है वो सिर्फ वही पहनेंगी, अनस्टिच्ड। ओके, सो दिस इज वन थिंग। लेकिन जब फेमाइन के बाद ये जो साउथ जो ग्रुप गया था वो वापस आता है, कहाँ? वो वापस आता है मगध में, एंड वहाँ पे वो देखता है कि अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट किस में हो गया? लिबरल और लिटरल, लिबरल इंटरप्रिटेशन में और लिटरल इंटरप्रिटेशन में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इसी की वजह से दो सेक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। अगर दिगंबर की बात करें तो दे बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी। हमने आपको भी बताया कि जो दिगंबर पुरुष मुनि हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते, दे डू नॉट वियर एनी क्लोथ्स, व्हाइल द फीमेल मॉन्क्स दे वियर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज। सिंपल, कुछ उसमें इफ एंड बट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे 5 ये वाले देखे ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये पांचों को मानते हैं। ये इन पांचों को, जो पांचों वाउज हैं किसके? जैनिज्म के, ये पांचों को मानते हैं। क्या? और ये एक और चीज़ मानते हैं, ये मानते हैं कि द वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। इस दिगंबर सेक्ट का ये मानना है दैट द वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। उसके अलावा इसके अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो एक्सपोनेंट हुए वो भद्रबाहु हुए। उसके अलावा उसमें सब सेक्ट भी हैं, मूल संघ, बीसपंथ, तेरहपंथ, तरन पंथ और सामयान पंथ। ठीक है, ये हुए। उसके अलावा माइनर सब सेक्ट है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर श्वेतांबरा की बात करें, जो श्वेतांबर सेक्ट है, श्वेतांबरा की बात करें तो मॉन्क्स वियर वाइट क्लोथ्स, एवरीवन विल वियर अ वाइट क्लोथ, मेल फीमेल डजंट मैटर, एंड except brahmacharya. Now this is an important prelims perspective point, that except brahmacharya they follow all 4 vows. तो यहाँ पे जो मीन्स वो सत्य को फॉलो करेंगे, वो अहिंसा को फॉलो करेंगे, अस्तेय को फॉलो करेंगे, अपरिग्रह को फॉलो करेंगे, लेकिन वो ब्रह्मचार्य को नहीं मानते, वो ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते। और इनका ये मानना है दैट वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। इनका क्या मानना है? जो श्वेतांबर जैन के जो सेक्टेरियन है उनका ये मानना है दैट द वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। इसका जैसे इधर हमने देखा कि भद्रबाहु जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, इधर स्थूलभद्र, भद्रबाहु दिगंबर
स्थूलभद्र, एस फॉर स्थूलभद्र, एस फॉर श्वेतांबर, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी सबसेक्ट बने, फर्दर और डिवीजन होता गया, जिसने जैसा अब पंथ जो है वो बनते गए, जिसको जैसा कन्वीनियंट लगा उसने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन कर दिया। दैट इज मूर्ति पूजका, स्थानकवासी और तेरापंथी, ये इसमें श्वेतांबर में ये सबसेक्ट हुए। और भी हैं बट दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वी टॉक अबाउट द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ओके, अब ये तो ठीक है, ये तो ओवरऑल कहानी हुई, लेकिन महावीर जैन के समय से ये कैसे प्रोपगेट हुआ, हम उसको अगर समझें तो सबसे पहले उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने एक सेक्ट, इन्होंने एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया और कहा कि इसमें पुरुष और महिला, मेन एंड वुमेन बोथ आर अलाउड, बोथ विल बी एडमिटेड। सो दे एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन, दे एडमिटेड बोथ मेन एंड वुमेन। ओके, इन्होंने एक चीज की कि जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में आपको बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन दिखेगा, लेकिन जैनिज्म और हिंदुइज्म में आपको ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं दिखता। इसीलिए जो जैनिज्म था वो आपको वहाँ ज़्यादा दिखेगा, स्पेशली कहाँ, वेस्ट और साउथ इंडिया में, जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो था वो वीक था। वेस्ट और साउथ इंडिया में जहाँ पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर क्या था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक था, वहाँ पे आपको ये इम्पैक्ट इसका दिखेगा। उसके अलावा अगर कोई भी रिलीजन जो स्प्रेड आउट होता है, स्पेशली अगर हम इस दौर की बात करें, स्पेशली हम बात करें जैनिज्म और बुद्धिज़्म की, तो हमें ये दिखता है कि जो राजा है या जो उस वक्त का राजा है, जो उस वक्त के प्रोमिनेंट लोग हैं, वो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पैटर्नाइज करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो रिलीजन कितना फैलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी हमने एग्जाम्पल दिया कि वो वहाँ चले गए, ओके, एंड वो वहीं से जो है उसी वजह से एक रीज़न ये था कि जो जैनिज्म है वो साउथ की तरफ स्प्रेड आउट हुआ। उसके अलावा उड़ीसा की तरफ देखेंगे तो जो कलिंग किंग था खारवेला का, उसका भी इन्हें खारवेला किंग्स का भी जो है जैनिज्म को पैटर्नेज मिला हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये स्प्रेड आउट हुआ। ओके, अब अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस इज द जैन काउंसिल। अब दो बार हुआ, दो इम्पॉर्टेंट काउंसिल, जैन काउंसिल्स, द टू जैन काउंसिल्स। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र, ये आपको ध्यान रखना है, मैच करने के लिए आ सकता है। सेकेंड हेल्ड एट वल्लभी। अब ये देखिए, पहला कब हो रहा है, पहला हो रहा है 3rd सेंचुरी BC में, और दूसरी जैन काउंसिल हो रही 512 AD में। यू कैन इमेजिन 800 साल का लगभग डिफरेंस है। और दिस सेकेंड जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड बाय देवरिधि क्षम श्रमणा, और यहीं पे जो है फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 पंगाज, जो कि क्लासिफिकेशन है जैन लिटरेचर का, वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। ओके, उसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ थी, बहुत सारे ऐसे रॉयल लोग थे जिन्होंने पैटर्नाइज किया जैनिज्म को। साउथ इंडिया में कौन कौन था, कदम्बा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, अमोघवर्षा, कुमारपाला विच वॉज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धना, अमा, बिंदुसार इज अगेन, खारवेला। तो जो उस दौर के इम्पॉर्टेंट राजा थे, जो उस दौर के इम्पॉर्टेंट शासक थे, उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी जैनिज्म को प्रमोट किया, जैनिज्म को पैटर्नाइज किया और उसको, उसके प्रोपगेशन में जो भी उनका एफर्ट था वो लगाया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जैन आर्किटेक्चर, अब इशू ये है कि जैन आर्किटेक्चर का अपना, मतलब हम ऐसा क्लासिफिकेशन ले सकते हैं कि दिस इज जैन आर्किटेक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कहा कि इसने अपने आप को हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग नहीं किया था। सो यू कैन से दैट इट इज एन ऑफशूट ऑफ हिंदू एंड द बुद्धिस्ट स्टाइल्स, दोनों का इसमें, हिंदू आर्किटेक्चर का भी और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का भी क्या होता है, हमें इसमें वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, केव नंबर 30 to 35, ओके, मांगेतुंगी केव्स इन महाराष्ट्र, गजपंथा केव इन महाराष्ट्र, उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स इन उड़ीसा, हाथी गुम्फा, दिस सित्तनवासल केव इन तमिलनाडु।
ठीक है, so ये इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये केव्स हुए, इनको कहा लयाना या गुफा, गुफा द सेम। फिर स्टैच्यूज की बात करें तो गोमतेश्वरा और द बाहुबली स्टैच्यू एट श्रवणबेलागोला इन कर्नाटका। श्रवणबेलागोला वही हैं जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि ली थी, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि ली थी। देन द स्टैच्यू ऑफ अहिंसा that is of Rishabhnath, which is at the Mangitungi caves in Maharashtra. Then the Dilwara temple, Mount Abu, Rajasthan. गिरनार एंड पालिटना टेम्पल इन गुजरात, मुक्तागिरी टेम्पल इन महाराष्ट्र। तो आप ये देखेंगे कि लार्जली इनका जो कंसंट्रेशन है ये वेस्ट और साउथ इंडिया में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र, उड़ीसा इस तरफ आ गए, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है। सो मोस्टली वेस्ट और साउथ इंडिया में जो है लार्जली हमको इनका प्रेजेंस दिखता है। जैन लिटरेचर और टेक्स्ट की बात करें तो जो जैन लिटरेचर है, जो जैन टेक्स्ट हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज़ द अगम और द कैनोनिकल लिटरेचर और द अगम सूत्र, और द नॉन अगम लिटरेचर। सो अगम आर द सीक्रेट बुक्स ऑफ द जैन रिलीजन। अगम लिटरेचर क्या है, अगम टेक्स्ट क्या है, दे आर द दिस वन सीक्रेट बुक्स। और ये किस में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अर्ध मगधी में। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि जो अगम लिटरेचर है जैनिज्म में, जो अगम लिटरेचर है वो किस में लिखा हुआ है, अगम लिटरेचर लिखा हुआ है अर्ध मगधी में, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। अगम किस में लिखा हुआ है, अर्ध मगधी में। अर्ध मगधी अपने आप में नहीं, बट इट इज़ अ डायलेक्ट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। उसके अलावा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, that is the non-agam literature. That is the non-agam literature. It consists of commentary and explanation of agam literature. ये क्या कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, the commentary and explanation of agam literature and independent works compiled by the ascetics and the scholars. जो उस वक्त के संत थे, जो मुनि थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट काम किया, ये सो सेक्रेट टेक्स्ट इज हियर। और जैसे ये सिर्फ प्राकृत में लिखा, ये सिर्फ अर्ध मगधी में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, अगम लिटरेचर किस में लिखा हुआ है, अगम लिटरेचर लिखा हुआ है अर्ध मगधी में। वैसे ही जो नॉन अगम लिटरेचर है वो किसी एक लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि स्कॉलर्स हर जगह फैले हुए थे, एस्थेटिक्स हर जगह फैले हुए थे, और वहाँ के लोगों के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसमें लिखा। तो दिस इज written in many languages such as प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंशा, ओल्ड मराठी, राजस्थानी में है, गुजराती में है, हिंदी में है, कन्नड़ में, तमिल, जर्मन एंड इंग्लिश, even in it was translated in that languages also. So Jain literature is classified into two, that is agam and non-agam literature. Okay, there are some things, ये some notable facts मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं एग्जाम के अंदर जो आपको कंफ्यूजन, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, The doctrine of Jainism is older than that of Buddhism. दिमाग में बैठा लो, कई बार एग्जाम में इसी चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धिज्म पहले आया, जैनिज्म पहले आया। The doctrine of Jainism is older than that of Buddhism. The doctrine of Jainism is older than that of Buddhism, number one. Second, बुद्धा एंड महावीरा वर कंटेम्प्रेरीज। तो इसमें हो सकता है वो बोल दें कि बहुत बुद्धा पहले आए थे या कोई बाद में आए थे, अल्टीमेटली क्या था, दे वर कंटेम्प्रेरीज। जैन वर्ड का मीनिंग जो है उसके ऊपर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इट जैन द फॉलोअर ऑफ जैन विच मीन्स विक्टर। क्या विक्ट्री किसके ऊपर, समवन हु हैज़ अटेन्ड इनफाइनाइट नॉलेज एंड हु टीचेस अदर्स हाउ टू अटेन मोक्ष। तो जैन कौन हुआ, वो व्यक्ति हुआ जिसने, जिना जो हुआ वो व्यक्ति हुआ जिसने इनफाइनाइट नॉलेज, असीमित ज्ञान जो है जिसने प्राप्त कर लिया हो, और वो वहाँ तक नहीं है, वो दूसरों को भी सिखा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। द अदर नेम टू जिना इज तीर्थांकरा विच मीन्स फोर्ट बिल्डर, फोर्ट बिल्डर एक्चुअली, विच मीन्स फोर्ट बिल्डर। तीर्थ से फोर्ट बिल्डर। ओके, देयर इज अ जैन कंसेप्शन ऑफ टाइम विच इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस कॉल्ड काला। 6 काल में जो है, जैसे 4 युग हैं हिंदुज़म में, इनमें 6 काल हैं। ओके, द 22nd तीर्थांकरा दैट इज नेमिनाथा इज सेड टू हैव बिलोंग टू द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं,
यूपीएससी में, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको हम देख रहे हैं। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ रहते थे? बनारस में रहते थे। ऑल तीर्थंकर सपोज हैव टू टॉट द सेम डॉक्ट्रिन, सब ने एक ही चीज़ बताई, इसीलिए हमने क्या लिखा, दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ जैना इज ओल्डर देन दैट ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिना इज सेड टू हैव possess the अवधि ज्ञान और द सुपर ह्यूमन कॉग्निशन और साइकिक पावर, मतलब उनका ज्ञान का लेवल इतना था कि आपको उनसे बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाते थे। मीन्स दे हैव अचीव दैट हायर लेवल ऑफ नॉलेज। ओके, जैन डॉक्ट्रिन इंसिस्ट दैट व्हाट, रियलिटी इज अनेकांत, मीन्स रियलिटी इज मैनीफोल्ड। रियलिटी कोई एक चीज़ नहीं है, उसके कई परतें हैं, उसके कई ऐसे डायमेंशंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। देन सत has three concepts. That means the phenomena of being oneself as three. Number one is dravya, gun or paryay. Dravya means substance, quality and mood. That's paryay. Okay. और यही जो है, जो अनेकांतवाद है कि जो स्टेटस ऑफ बीइंग है, जो स्टेट ऑफ नेचर है, इट हैज़ मैनीफोल्ड, रियलिटी इज मैनीफोल्ड, ये कहाँ पता चलता है? ये इस रियलिटी, इस जैन डॉक्ट्रिन से पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जैनिज्म। I think I have covered all the points which are important from your prelims perspective in this video. Now let us continue with the second part, and that is Buddhism.